यही दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ वीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपके लिए जनरल स्टडीज का ये हम वीडियो का पार्ट नंबर 3 यानी कि तीसरा टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ, ठीक है। इसके पिछले जितने भी वीडियो है नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आया हुआ है न्यू वॉल्यूम 2, उससे मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है इसमें मैथ से, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर में बोला गया है, बोला है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतना है और इसके बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। तो आराम से निकाला जा सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए हमने P और Q बिंदु ले लिया और जिसके बीच की दूरी जो है कितना है 10 मात्रक दिया हुआ था। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ये पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान भरिए। देखिए पी क्यू के बीच की दूरी हमें 10 दिया है तो यहाँ पे हम पी क्यू के जगह पे 10 भर दिया। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या भाई, तो x2 का मान कितना है 10, x1 के मान कितना है 2, भर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। देखिए y2 के मान y लिखा हुआ है तो y लिख दिया। और y1 के मान -3 है, सूत्र में माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी कि y + 3 हो गया होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाना है आपको, तो 10 के स्क्वायर लिख देंगे, माने दोनों तरफ हम थोड़ा स्क्वायर कर लेंगे। काहे के लिए, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे। काहे के लिए, ताकि हमारा रूटवा ही हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करा तो 100 हो गया। अब इसमें ये घट के कितना आया है 8, 8 का स्क्वायर लिख दिया है। और a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर 2ab यानी 2 y a की जगह है, b की जगह 3 है, 2ab + b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 हो गया है, 8 के स्क्वायर 64 और है y स्क्वायर है, देखिए 3 दूना 6y और यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, आई स्क्वायर से है रूट वा खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ 10 के स्क्वायर 100 हो गया। आगे बात करते हैं। तो देखिए ये 100 और ये देखिए 6 गो आइए 69 गो वाले 64 गो, कितना सॉरी 9, यहाँ पे 9 है आइए 64 है, जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। y स्क्वायर यहीं हो गया, 6y यहीं छोड़ दिया। उसके बाद बात क्या करेंगे, है देखिए इसको हम ऐसे ही लिख दिए, इसको भी हम लिख दिए इधर। और है 100 जो है इस पार आएगा, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए हमने यहाँ तक ले क्या किया, ऐसे ही लिख दिया। और ये दोनों को प्लस माइनस घटा के कितना आया, -27 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से गुणनखंड तोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, यानी कि शॉर्ट तरीका हम यूज कर लेंगे। गुना करने पर 27, जोड़ने घटाने पर हमें 6 आना चाहिए। तो 9 3 27 और 9 में से ही 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ट्रिक द्वारा इसका y का मान निकालेंगे तो है देखिए जो लिए हैं दोनों अंक, इसका हम चिन्ह बदल के लिख देंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अंक नहीं सटल है, अगर सटल रहता y स्क्वायर में तो भाग भी देना पड़ता, लेकिन नहीं सटा है तो इसमें भाग भी आपको नहीं देना है, यानी कि खाली चिन्ह बदल के लिख देना है। यानी आपका y का मान 2 गो निकल के सामने आएगा, एगो -9 और एगो 3, यानी कि ऑप्शन में ए में 3 दिया है और ऑप्शन सी में -9 भी दिया है, यानी एक से ज्यादा उत्तर है, यानी इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 भी उत्तर हो गया, -9 भी है, दो आंसर है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से ज्यादा आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है, आराम से बना सकते हैं। पर कि एक गाड़ी जो है 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जाती है, तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो सिंपल, इतना लीटर मतलब कि आपका इतना लीटर में कितना दूरी तय कर रही है, इतना दूरी तय कर रही है। तो 1 लीटर में अगर निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना है, 1 लीटर में अगर आपको निकालना है तो ये जो है आपका 43 दशमलव कितना है, 43.2 है ना किलोमीटर। तो इसका 43.2 किलोमीटर में है क्या, ये बट्टा में चल जाएगा, एक पर निकालेंगे तो इधर हम इसको उधर ले जाकर बट्टा में भेज देंगे, 1 लीटर का मान निकल जाएगा। अब इसको काट कूट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, अभी 24 से इसको भाग दे दीजिए। तो जैसे ही 24 से भाग दीजिएगा तो ये 18 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 18 किलोमीटर आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो ये देखिए सवाल बोला है कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति को एक क्या किए हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर खड़ा कर देना है, मतलब लगाना है। और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का और फिर स्तंभ के बिंदु शीर्ष बिंदु से एक उन्नयन कोण कितना भाई 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के आपका ऊंचाई निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, दिखाते हैं आपको।
तो ये देखिए हमने क्या किया है, देखिए है ये एक मूर्ति 1.5 मीटर ऊंचाई का बना दिए, काठी पर है एगो स्तंभ, इतना ऊंचाई का स्तंभ लिया, इसी पर है मूर्ति को खड़ा कर दिए। और यह हमें बोला है कि भूमि के एक बिंदु से है मूर्ति का जो है ना शीर्ष, उससे कितना 60 डिग्री बोला था। और फिर बोला था कि हई स्तंभ जो माने हैं इसके शीर्ष से इसी बिंदु से कितना का 45 का कोण बना था, ठीक है, यही उन्नयन कोण बना था। तो बोला था कि हई स्तंभवा जो है इसका ऊंचाई बताओ, ठीक बा। तो चलो आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, तो सबसे पहले हम 45 के हिसाब लगाएंगे। तो 45 के सामने वाला देखिए, तो कभी भी हम tan 45 का मान लेते हैं तो उसका एक आता है, tan 45 का मान एक, यानी इसका लंब भी एक हो जाएगा और आधार भी एक हो जाएगा, ठीक है, तभी तो एक आएगा, 1/1 यानी tan 45 एक हो जाएगा। तो दोनों का मान हमने क्या किया है, इसकी ऊंचाई भी एक एक यूनिट हो जाएगा और इसकी आधार भी एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 45 के हिसाब से। ये तो काम हो गया। अब हम 60 के हिसाब लगाएंगे। चलिए 60 के हिसाब लगाएंगे तो tan 60 के मान क्या होता है, रूट 3, तो √3/1 करेंगे, यानी कि है ये लंब हो जाएगा आपका कितना √3, और नीचे वाला है जो आपका आधार हो जाएगा एक ही हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। तो देखिए ये तो एक दोनों एक एक बराबर हो गया। चलिए भाई ठीक है। और इसमें भी अब यहाँ पे क्या करना है, जब हमें ये टोटल दूरी पता है कि √3 है और ये दूरी हमें पहले से पता था एक है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये टोटल √3 है और ये एक है, तो ये टोटल में से है इतना एक घटा देंगे तो है बच जाएगा दूरी। तो उसी तरह से हमने क्या किया है, ये टोटल √3 में से है एक घटाया है, यानी √3 - 1, ये ऊपर वाला मूर्ति की ऊंचाई आ गया। तो ये √3 - 1 ये कितना के बराबर है, ये आपका 1.5 मीटर के बराबर है बोला गया है। तो हमें यहाँ से आराम से निकाल देंगे। तो देखिए हमें यानी कि इतना मीटर यूनिट बराबर इतना हो गया। अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो जो शटल है वो बटा में चला गया। अब इसका हर के परमेकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हम माइनस में है तो एक बार हम प्लस में नीचे ऊपर गुना कर देंगे, हर के परमेकरण हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वाला यहीं छोड़ दिए हैं, a-b a+b a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, घटेगा तो 2 आएगा। उसके बाद हम क्या किए हैं कि √3 का मान आपका 1.732 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके 2 से इसको काट लेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर इसको हम इतना से हम इस 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.094 आ जाएगा, 2.049 मीटर आ जाएगा इसका 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया, और हमें यही पूछा गया था 1 यूनिट, यही स्तंभ की लंबाई कितना था 1 यूनिट, यही निकालना था। तो 1 यूनिट का मान पता चल गया। तो कितना मान पता चल गया आपको आसानी से, देखिए ट्रिक से हमने बताया ताकि और शॉर्टकट में बन सके। तो लीजिए इसका आंसर आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, करा कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 किलोमीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने क्या किया, उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात कितना है, 7:8 है। तो किसी दूरी यानी कि किलोमीटर में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी कितना दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकेगा। तो चलिए भाई आराम से निकाल लेते हैं इसका दूरी। तो देखिए हमें किसका निकालना है जी, पुलिसकर्मी द्वारा चोर पकड़ने का मतलब कितना दूरी चल के जाएगा कि पुलिस पकड़ा थी, चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। तो ये निकालना है। टोटल हमें इन दोनों के बीच का, चोर और पुलिस के बीच का जो दूरी दिया था कितना 450, तो 450 लिख दीजिए। हमें चोर और पुलिस का चाल का अनुपात कितना है, 7 और 8 दिया है। तो मेरे को तो ये जो देखिए ये चोर का चाल 7 है और पुलिस का चाल 8 है। तो मैं पुलिस का निकाल रहा हूँ, तो पुलिस का कितना 8 है तो उसको पहले लिख दूंगा, और दोनों का अंतर नीचे यानी 8 - 7 नीचे। अब इसी को सॉल्व करूंगा आंसर आएगा, तो हई घट के तो 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़िए दीजिए। अब ये 450 में 8 से गुना मार लीजिए, तो 450 में 800 से गुना मारिएगा तो 3600 हो जाएगा। और 3600 को हम क्या करेंगे, 3600 को हम जब किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर में ही आएगा, और जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, एक शून्य से हमें भाग देंगे तो दशमलव हेजा लग जाएगा, यानी 3.6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए करा कि इतना बराबर इतना है तो x का मान कितना है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, ये बना सकते हैं। जब भाई 144 को 1 में है गुना करेंगे तो 144 है, 25 को जोड़िएगा तो कितना 169, तो 169 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा लघुत्तम 144। अब ये रूट में रहेगा। हेने आपको 12 में 1 से गुना करेंगे तब 12
और प्लस कितना x बटा कितना हो जाएगा 12। अब इसको देखिए 169 का वर्गमूल निकलेगा तो 13 हो जाएगा, 144 का तो 12 हो जाएगा, और उधर कितना है भाई 12 प्लस x, और कितना है 12। तो ये देखिए 12 से 12 खत्म हो जाएगा, तो ये देखिए 13, और इधर कितना है 12 प्लस x, तो ये 12 इधर आके 13 में से घट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 13 था इधर 12 आके घट गया, उधर x बचा, तो 1 आ गया x का मान, कितना आ गया भाई 1। तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर में आंसर है। आगे बात करते हैं, ये देखिए दो वृत्त दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं कितना है, एगो 25 सेंटीमीटर एगो 9 सेंटीमीटर, एक दूसरे के बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, बहरी से स्पर्श कर रहा है। तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो, जब दो वृत्त को बाहरी से क्या करता है, एक रेखा स्पर्श करता है, तो उस अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो 4 गुने R1 इंटू R2 लिख लेना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा है √4 बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या, तो 4 लिखना है, और बड़ा त्रिज्या 25 है, और छोटा त्रिज्या 9 है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। गुना मारिए, 5 दूना 10, 10 3 30, तो 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुना थी। 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी सोनू के तिगुना था। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुना हो जाएगी, तो वर्तमान में नूरी की आयु कितनी होगी। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जब सोनू की आयु का वर्ष अगर हम x मानते हैं, तो नूरी कितना बोला था, उसका तिगुना बोला था, यानी 3x हो जाएगा। 5 साल पहले की बात है। अब बोला था कि 5 साल पहले अगर बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 5 साल बढ़ाएंगे तो वर्तमान निकलेगा। और फिर वर्तमान में कह रहा था कि 10 साल बढ़ाना है, वर्तमान में कितना 10 साल बाद, वर्तमान के 10 साल बाद, यानी तो वर्तमान करने के लिए 5 साल बढ़ाएंगे और उसमें 10 जोड़ेंगे, तो तब जाके 10 साल पश्चात होगा। तो वही हमें प्रश्न से जैसे बोला था उसके हिसाब से हम क्या किए हैं, पहले 5 बढ़ाए हैं। 5 साल पहले की बात थी, देखिए ये 5 साल पूर्व की ये माना गया है। तो जब वर्तमान में निकालिएगा तो 5 साल क्या करेंगे और बढ़ा देंगे तो वर्तमान आ जाएगा इसका। तो 5 साल पहले बढ़ाए तो वर्तमान आ गया, और फिर इसमें हमने क्या किया 10 साल और बढ़ाया, क्योंकि बोला है किताब में कि 10 साल बाद जो है इसका क्या हो जाएगा। बोला था कि नूरी की जो आयु है 10 साल बाद, क्या बोला था पढ़ के देख लीजिए, कि 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुना, यानी कि नूरी की जो आयु है सोनू का दुगुना, तो सोनू में 2 से गुना मार दिया। 10 साल बाद, तो इसमें भी 10 बढ़ाया, इसमें भी 10। 5 क्यों बढ़ाया है, 5 इसलिए बढ़ाया है क्योंकि 10 साल पहले की बात था, तो 10 5 और बढ़ा देंगे तो 10 साल बाद 5 साल वर्तमान आ जाएगा, फिर उसमें 10 साल बढ़ाएंगे तब जाके 10 साल बाद होगा, इसीलिए। तो चलिए इसको 2 लिख दिए, इसको x, इसको 10 5 15, इसको 3x लिखा, और इसको 10 5 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 2x हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 3x, ये 15, ये 30 में से ये 15 आके घट जाएगा, और ये 2x उधर जाके 3x में से घटेगा, तो इधर घट के x आ गया, इधर घट के 15 आ गया, x का मान 15 आ गया। अब हमें निकालना है नूरी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए क्या कितना करना था, उसमें हमें जो 3x माने थे उसमें 5 साल बढ़ाएंगे तभी ना वर्तमान आएगा, क्योंकि 5 साल पहले के माने थे इसलिए। तो चलिए 5 साल बढ़ा दिए, तो 3 x के मान 15 आया है, 5 है, तो 15 3 45 5 50, यानी 50 वर्ष होगा आंसर नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो 50 साल यानी 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हो जाती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य निकालना है, माने सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना में बेचा जाएगा। तो ये कितना में पहले बेचा जा रहा है, तो इसको 30% हानि हो रहा है, तो 1148। ठीक है, 1148 लिख दिए। और हानि की पहले हमें कितना का लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है तो उसको लाभ को ऊपर करेंगे, यानी 100 में है 5% लाभ है, लाभ मतलब जोड़ेंगे, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। और हानि 30% का हानि भी होना चाहिए, जो पहले हम बेचे हैं तो 30% का हानि हुआ था, यानी 100 में से 30 को कम हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, ये हानि। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले 5 से काटेंगे तो 14 25 70, इसको 5 से काटेंगे तो 21, फिर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे ना, 1100 कितना है 48 है, तो कितना बार में देखिए 14 8 112,
और फिर 14 दूना 28 यानी 82 आएगा। फिर 82 को आप 21 से गुना मारिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1722 रुपया आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब चलिए यहाँ से अब जीके जीएस शुरू हो गया, तब जीके जीएस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए, बोला कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालन के महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम था प्रतीक शर्मा। क्या नाम था इनका? प्रतीक शर्मा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतीक शर्मा को क्या नियुक्त किया गया है? नए सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए, और अभी जो है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यानी कि सीडीएस लेफ्टिनेंट, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान उनका नाम है। अब वर्तमान में मनोज पांडे थल सेना के सेना अध्यक्ष है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा, वायुसेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी। पूरा नाम है उनका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो वायुसेना यानी कि समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर फोर्स, उसके प्रमुख हैं। ठीक है, और नौसेना जानते हैं, जिसको लोग नेवी बोलता है, उसके नौसेना के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है भारत के? तो आर हरि कुमार हैं। आर हरि कुमार, तो याद रखिएगा, तो आर हरि कुमार काथी के हैं? नौसेना के हैं, मतलब नेवी के। और वायुसेना के कौन है? तो मार्शल विवेक राम चौधरी हैं वर्तमान में। और मनोज पांडे जो है वो क्या है? थल सेना है ना, थल सेना यानी आर्मी के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। तो चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं। तो याद रखेंगे आप कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? तो भाई स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके 31वां पूछा जाएगा तो 31वां नंबर में कौन बना था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, 31 नंबर अगर आपसे पूछ दे तो उसका नाम था फिनलैंड। नाटो फिनलैंड बना था। अभी 32वां स्वीडन बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी एनडीआरसी कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है अपना बिहार के पटना में किया गया है। याद रखिएगा, बिहार के पटना में। ठीक है, और ये जो है, ये भी बात आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा गांगेय जो डॉल्फिन है उसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। कब इसको घोषित किया गया था? तो 2009 में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको बताया गया है 2009 में। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखिए। तो ये देखिए, अगला सवाल क्या है? बोला है कि 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम पुष्पक है। क्या नाम रखा गया था उसका? पुष्पक। ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका नाम था भाई पुष्पक। अगला सवाल है, ये देखिए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत के किस स्थान पर रहे हैं? तो भारत भाई 7वें स्थान पर रहे हैं। कौन सा स्थान पे? 7वें स्थान पे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा आप कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग कौन था? 49वां था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, 49वां। कौन चीज? तो बोलेगा विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा के रैंकिंग के क्षेत्र में 2023 में भारत के कौन सा रैंकिंग था? तो 49 नंबर रैंकिंग था। ये भी बात याद रखिएगा, वैश्विक सुख सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग कितना था? तो 111 था। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, कह रहा है कि दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? तो अपना ही देश भारत बन गया। कौन सा बन गया? तो भारत देश बन गया है, याद रखिएगा, भारत देश। ठीक है,
और विश्व में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन। ये भी बात याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया, तो इसका आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को। ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इनका अगर जन्म की बात कोई पूछे कि कब इनका जन्म हुआ, तो याद रखिएगा 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके माता के नाम पूछे कोई, माता का नाम तो स्वरूप रानी, और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1912 ईस्वी में बांकीपुर कांग्रेस के में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। और इनके जन्म दिवस के रूप में ही 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा धर्मपाल ने किया था। कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कौन जिला में? तो भागलपुर जिला में स्थित है। यह भी बात याद रखेंगे, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र बना था। और गोपाल ने 750 ईसा में पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कब? 750 ईसा पूर्व में। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाले इंसान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक नाम था। जगन्नाथ मंदिर कई बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था, है ना, उस पर बहुत सारा आक्रमण होते रहता था। जगन्नाथ मंदिर के पर हमले विध्वंस करने का पहला उल्लेख 1340 में मिला था। 1340 में मिलता है, जो बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर को पहला हमला किया था नष्ट करने का, है ना, लेकिन उतना नष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा हमला किया था 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसको तो ध्वस्त ही करिए दिया था, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया। फिर तीसरा बार में भी एक बार हमला किया था लोग 1509 में, जो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह था, है ना, जिसका बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति इस्माइल गाजी ने किया था। कौन नाम, क्या नाम था? इस्माइल गाजी। बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के वो सेनापति था, उसने तीसरी बार किया था। तो चलिए ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, बिहार में सासाराम के का जागीरदार कौन है? सासाराम का जागीरदार कौन है भाई? तो बिहार में, तो याद रखिएगा ये कौन है? हसन सूरी। कौन थे? हसन सूरी, याद रखिएगा, ठीक है। और शेर शाह के पिता हसन सूरी, शेर शाह के पिता का क्या नाम था? हसन सूरी, जिसने ये क्या किया था? सासाराम का जागीरदार था, कहा गया था बिहार में, ठीक है, इन्हीं को। जो एक अफगान शासक का जागीरदार था, कौन? हसन सूरी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक और बात याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था? फरीद खां। ये भी बात याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, 51 नंबर क्या है? भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली। और वास्को डी गामा भारत के खोज किया था 1498 में। ये भी बात याद रखिएगा, जो पुर्तगाल का ही रहने वाला है, ठीक है। वास्को डी गामा जिसका नाम था, जो भारत के 1498 में खोज किया था, है ना, जो केरल के कालीकट जगह पर आया था, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा व्यापार जो है समुद्री यात्रा से लोग करता था लोग पहले, है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला करा कि 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो
तो इसका नाम था डब्ल्यू हंटर। क्या नाम था? डब्ल्यू हंटर उनका नाम था, जिसने 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष वो वही हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है कि परमहंस मंडली महाराष्ट्र के कब स्थापित की गई थी? परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई थी? तो इसका याद रखिएगा, ये 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। और किनके किनके द्वारा की गई थी? तो उनका नाम था दादोबा पांडुरंग और एगो का नाम था रामचंद्र जयशंकर। इन्हीं दोनों ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ बातें बता देता हूँ इसमें। इसमें आपको देखिए और भी बात याद रखिए कि राजा राम मोहन का नाम सुने होंगे। 1828 में राजा राम मोहन जो थे राय थे, वो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए थे। बाद में उसको लोग ब्राह्मण समाज कहा। ठीक है, और राजा राम मोहन को क्या क्या कहा गया है ये भी बात जानिए। भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नौ प्रभाव का तारा और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन को, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी भाई? तो इसका आंसर होगा टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने की थी, याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो भाई किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2005 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा, 2005 में। ये 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, ये भी बात याद रखना है आपको। ठीक है, और यूपीए भारत की यह महत्वाकांक्षी मिशन थी, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरो मैदान में से किया गया था, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि इंद्रधनुष मिशन का संबंध चिकित्सा से है, जिसके अंतर्गत 7 बीमारी के टीके देने का प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में 12 रोगों के टीके का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। योजना, तो अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो भाई देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में, हरियाणा के गोरखपुर में ये आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी नाभिकीय रिएक्टर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किए निम्न स्थानों पर कहाँ कहाँ है? तो देखिए कोवारा में, कोवारा जो है नाभिकीय संयंत्र या रिएक्टर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। जैतपुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और चुटका मध्य प्रदेश में है। कवाली आंध्र प्रदेश में है, ये भी बात याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में अभी बात बोल रहा है कि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है जा रहा है भाई? तो गोरखपुर में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल के झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील भी है, ये भी याद रखिएगा। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में 2 राज्यों है ना, इर्कुत्स्क और एगो ओल्बास्त और यूयार्त गणतंत्र की सीमा पर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटिकाका झील है, याद रखिएगा। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया के सीमा पर स्थित है। अब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाएगा तो उलर झील बताना है। भारत का सर्वाधिक नमकीन झील कौन सा है? तो सांभर झील है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए
अगला सवाल है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। तो भारतीय राज्य के तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसका। और भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन कौन है भाई? तो एगो तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, केरल, इस सब में आपका पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। और पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो डिगबोई का नाम सुने होंगे। डिगबोई कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में खोजा गया था। असम में सबसे पहले तेल का कुआं डिगबोई में। ठीक है, याद रखिएगा। और डिगबोई जो है तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, याद रखिएगा। डिगबोई जो है तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था, ये भी बात याद रखना है। और भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र जामनगर तेल शोधक कारखाना है, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए के में किया गया था, यूएसए में किया गया था। ठीक है, खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बोला कि भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो असम का नाम सुने होंगे। कहाँ पे होता है? सबसे सॉरी पंजाब, पंजाब का नाम सुनेंगे। हाँ, पंजाब में सबसे ज्यादा आपका उर्वरक का खपत होता है, सबसे ज्यादा भारत के पंजाब में सबसे ज्यादा उर्वरक का यूज लोग करते हैं, खपत। ठीक है, याद रखिएगा। असम, वहां पे पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का खपत 245 किलो है, से ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। और भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने वाला राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, ये भी बात याद रखिएगा। और भारत जो है यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, माने यूरिया सबसे ज्यादा भारत में आपका उत्पादन किया जाता है, वो आत्मनिर्भर है, दूसरे जगह से आपको उसको कुछ नहीं बनाना मंगाना पड़ता है। लेकिन पोटास उर्वरक जो है ना, भारत में दूसरी जगह से आयात करना पड़ता है, दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठा नंबर पर सबसे बड़ा देश आपका नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो उसका नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। अगर इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि देशों का नाम, तो सबसे 1 नंबर पर आता है रूस, 2 नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर पर अमेरिका, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे जाए तो सबसे पहले भारत, ओकरा बाद चीन, ओकरा बाद अमेरिका, ओकरा बाद इंडोनेशिया, ये भी बात याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, ये भी बात याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा देश रूस होता है, याद रखिएगा, ये भी बात याद रखना है आपको। ठीक है, और एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस, एशिया का सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, एशिया का सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया और एशिया का सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखते हैं। और महाद्वीप की बात की जाए तो महाद्वीप में देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका क्षेत्र का विस्तार जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना है। ठीक है, और ये भी बात आपको याद रखना है, ये ब्रह्मपुत्र भारत की चौड़ी नदी भी बोला जाता है इसको, है ना। और सबसे लंबी नदी भारत की तो गंगा नदी होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और जल मार्गों का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वाला सवाल देखिए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परित 50 रेडियन कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो घूर्णन का गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो 9/20 जूल होगा। कैसे होगा देखिए, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताया गया है, कैसे आया है 9/20 जूल। तो ये आपका द्रव्यमान एम 1 kg दिया है और त्रिज्या इतना दिया है, इसको मीटर में बदल दिया गया, फिर ओमेगा का मान दिया है और ये आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर आप इस सब का मान भरिए,
और भर के यहाँ पे सब जब सोल्व करिएगा तो आपका आएगा 9/20 जूल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 9/20 जूल। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका छठा आवर्त और तीसरा समूह में जब आवर्त सारणी में देखेंगे तो यही आप आंसर पाएंगे। अब देखिए 64 हो गया। अब देखते हैं 65 नंबर सवाल। तो 65 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आ गया। देखिए 65 नंबर में क्या बोला गया है कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो पूरा पचने का काम छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। और यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लीवर यकृत बोला जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी बात याद रखना कि मानव के भोजन के पाचन में संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था में होता है। एगो पहले अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर मल परित्याग, इतना याद रखना है। ठीक है, और पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि साइक्लो, क्या बोल रहा है कि साइक्लोपेंटेन में एकल बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन के अगर आप इसका संरचना लिखिएगा, ठीक है, इस तरह से इसका साइक्लोपेंटेन का संरचना होता है इसे। ठीक है, और यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, है ना। इसमें भी डबल बाउंड दिया रहता है, और इसमें भी डबल बाउंड, फिर इसमें भी डबल बाउंड, फिर इसमें भी डबल बाउंड, फिर इसमें भी डबल बाउंड। अब गिन के देख लीजिए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, सब पर ये चीज लगाया रहता है। 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 15 गो, कितना होगा? 15। तो आंसर होगा 15। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होगा? तो देखिए जब यहाँ पे ऐसे लंबवत कोई आपतित किरण हो रहा है, आ रहा है, तो इसमें तो आपतित किरण जब आ रहा है तो जैसे आया तो क्या होगा? इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, है ना। तो इसमें आपका क्या होगा? जैसे आएगा फिर वैसे ही उस ऊपर से आया, ऊपर से टकरा के, मतलब जैसे यहाँ पे आकर टकराया फिर वापस इसी रास्ते पे चले जाएगा। तो यानी कि इसका आपतन कोण भी नहीं बनेगा और अपवर्तन कोण भी बने नहीं बनेगा, यानी दोनों के दोनों 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आता है, ऐसे टकराता है तब ना यहाँ अभिलंब खींचते, तब ना यहाँ पे कुछ एंगल बनता है। तो ई तो आया और इसी पर टकराया, एकदम सोच बोल रहा है ना कि एकदम अभिलंब की ओर, अभिलंबे पर कर रहा है, तो इस पे इसका एंगल क्या बन रहा है? 0। तो आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फास्फोरस। ये फास्फोरस का यूज करके एडीपी से उसको एटीपी में तैयार किया जाता है, भंडारित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये देखिए अगला है कि प्राक केंद्री की कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, विकल्प में गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहले के गलत दिया है कि झिल्ली बौद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ये तो गलत दे दिया है। तो सही है, अत्यधिक छोटा आकार होता है, ये सही है। एकल गुणसूत्र, ये सब सही है। और गुणसूत्रों की संख्या कोई पूछता है आपको मानव शरीर में तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि 23 जोड़ा, ये मतलब 46। 23 जोड़ा, जोड़ा लिखा रहेगा तो 23 जोड़ा, अगर खाली लिखा रहेगा तो 46 गो। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणु या अन्य मृतजीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? तो भाई देखिए प्लास्टिक को आप अपशिष्ट जीवाणुओं को अन्य मृतजीवियों द्वारा विघटित नहीं कर सकते हैं। इसको गलाया जा सकता है लेकिन अपघटित नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, इसको ये भी बात याद रखिएगा, पॉलिथीन जो होता है इथिलीन का बहुलक होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लास्टिक की खोज सबसे पहले कौन किया था? 1846 में जर्मन रसायनज्ञ क्रिश्चियन सॉनबिन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एगो थर्मोप्लास्टिक, मतलब जिसको हम बार बार गर्म करके ढाल सकते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम केवल एक बार ही गर्म करके ढाल सकते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। प्लास्टिक जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस तरह से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, बस मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ प्यार बनाए रहें।